नंबर 3 जीएनपी। अब ये बहुत आसान है, आपने अगर जीडीपी समझ लिया, ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम 2 सेकंड के लिए समझेंगे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी जैसी थी, ठीक है ना, 2 सेकंड के लिए सिंप्लीफाई करते हैं उसको। तो मैंने आपको जो उसमें स्पेसिफिकेशंस बताई थी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, 2 सेकंड के लिए मान लेंगे ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है ना। अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जीडीपी में कौन सा इंक्लूजन होता है, जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन करेगा, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट है, वो जीडीपी का हिस्सा है ना। नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, जो इंडिया की इस टेरिटरी के अंदर 1 साल से ज्यादा के लिए रहेगा, एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स लाई इन इंडिया, है ना, जो इंडिया में पैसे कमाता है और खर्च करता है, ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट है, 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहा है। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया के अंदर है, इसमें कौन कौन आते हैं, कल ही देखा, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, है ना, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन को हम पॉलिटी में क्या बोलते हैं, एलियंस। क्या बोलते हैं, फॉरेनर्स या एलियंस। तो इंडिया के अंदर जो जीडीपी का हिस्सा होता है, उस जीडीपी के अंदर हमारे सिटीजन्स की भी प्रोडक्शन है और एलियंस की भी प्रोडक्शन होती है, नॉन सिटीजन्स की भी, दोनों की मिलाकर आपको जीडीपी मिलती है ना। यानी अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है जो हमारे नेशनल्स ने प्रोड्यूस की है, जो हमारे सिटीजन्स ने प्रोड्यूस की है, एलियंस ने नहीं, ठीक है ना, ओनली सिटीजन्स। तो हम कह सकते हैं कि आपके जीएनपी में क्या आता है हमारे जीएनपी में आता है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री बाय द सिटीजन्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। समझ आ रहा है, इट इज द ग्रॉस money value of all final goods and services produced by the nationals of a country, citizens of a country, है ना। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एलियंस की प्रोडक्शन बाहर निकालेंगे, फॉरेनर्स की प्रोडक्शन दफा करेंगे। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, एक तो वो इंडिया में भी रहते हैं और बाहर भी तो रहते हैं, है ना, बाहर भी तो हमारे सिटीजन्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, गल्फ में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, हमारे लोग जो वहां काम कर रहे हैं, फाइन, वो वहां के रेजिडेंट्स है लेकिन सिटीजन तो इंडिया के हैं, है ना। वो वहां 1 साल 2 साल के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो वहां के रेजिडेंट हो गए, सिटीजन कहां के, इंडिया के। अब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लेंगे सिटीजन्स ने जितनी भी प्रोडक्शन की है। सिटीजन एक तो इंडिया के अंदर है और इंडिया के बाहर है, यानी इसमें हम कोई डोमेस्टिक टेरिटरी का आइडिया नहीं देखते। जीएनपी के अंदर पूरी दुनिया में जहां पर भी आपके सिटीजन्स हैं, वो लोग वहां पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपके जीएनपी का हिस्सा है, ग्रॉस नेशनल, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। समझा, चाहे वो इंडिया में है या इंडिया से। अब आपने नेशनल्स का ऐड तो कर लिया लेकिन एलियंस का डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसे इसको कहते हैं कि हमारे इकोनॉमी में जो भी सिटीजन है, जो भी उसने प्रोडक्शन करी है, वो प्रोडक्शन चाहे इंडिया में की या इंडिया से बाहर की, वो जीएनपी का हिस्सा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो एलियंस ने प्रोडक्शन की है यहां पर इंडिया के अंदर, इसको माइनस करना पड़ेगा। जब ये माइनस होगा तब आपको सिर्फ सिटीजन्स की प्रोडक्शन मिलेगी। ये वो प्रोडक्शन है जो हमने, हमारे नेशनल्स ने पूरी दुनिया में कमाया है पैसा, पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन की है। फाइन, रिलायंस अगर कर रहा है, अफ्रीका में कोई प्रोडक्शन कर रहा है, उनके यूनिट्स है वहां, रिलायंस इंडस्ट्री के, रिलायंस इज अ टायर 1 कंपनी, तो वहां पर उसने वो कॉन्टिनेंट से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जब कंपनी निकलती है वो टायर 1 बनती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है। अफ्रीका में वो लोग उनके यूनिट्स है वहां पे प्रोडक्शन करते हैं। अफ्रीका में जो रिलायंस प्रोडक्शन करेगा वो सारा का सारा इंडिया का जीएनपी होगा, ठीक है ना, वो इंडिया का जीएनपी होगा। फाइन, ऐसे हमारे सिटीजन सारे सिटीजन यहाँ के है ना। अगर आप जी आप जब बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर जब आप जॉब करते हैं तो आप कुछ पैसा घर भेजते हैं, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसेस, $80 बिलियन के रेमिटेंसेस 2019 में रिसीव किए हमने, $80 बिलियन। यानी बाहर से जो लोग एम्प्लॉय बाहर है वो लोग घर पैसा भेजते हैं, वो वहाँ पे रेजिडेंट तो है लेकिन सिटीजन यहाँ पे है, घर पैसा कुछ ना कुछ भेजते हैं। ऐसा घर पैसा भेजने का ये मतलब नहीं घर पे आपके माँ बाप है उसको पैसा भेजना है। घर पैसा का मतलब ये है आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी सुनते हैं ना, ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं ना उनको कि पैसा लेकर आओ घर,
पैसा लाइक पाकिस्तान आओ, वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। ऐसी ओवरसीज इंडियंस जो है उनको, उनके लिए हमने एनआरआई डिपॉजिट्स का सिस्टम रखा है। वो यहाँ पर आके वो हाई रेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको हम ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिटर्न देते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि वो हमारे सिटीजन्स हैं। हम चाहते हैं कि वो पैसा लेकर वापस आए। तो ये वो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयर्स है वो पैसा लाते हैं, उनको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। वो रेमिटेंसेस जीएनपी का हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसमें 3 चीज़ें हैं, अभी देखेंगे। समझ आया? ऐड क्या करना है और डिलीट क्या करना है? ऐड करना है सिटीजन्स और डिलीट करना है एलियंस। उन्होंने जो प्रोडक्शन की उसको डिलीट करेंगे। लिखिए पहले, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू, is the total market value of all final goods and services, of all final goods and services produced within a financial year by the country's citizens, by the country's citizens, regardless where the output is being produced, regardless where the output is being produced। समझा? समझा क्या लिखा? ओके, अब देखिए जीएनपी की फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी हमें मिलता है जीडीपी से। जब आपने जीडीपी निकाला, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम प्लस करेंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कुछ भी नहीं लिखना, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड माइनस क्या करेंगे? जो बाहर के लोगों ने इंडिया में पैसा कमाया, इनकम आउटफ्लो, जो बाहर गया पैसा, है ना। इसका जो टोटल नेट, ये तो प्लस करना है और ये माइनस करना है। इसका जो टोटल आपको मिलेगा नेट, उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट हो गया इसका, तो शॉर्ट में इसको हम कहते हैं NFIA। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में अगर आपको जीडीपी से निकालना है क्या? जीएनपी, आपको क्या करना है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीएनपी। तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, जीडीपी में प्लस करो क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किसी कंट्री के लिए प्लस होता है, किसी कंट्री के लिए माइनस होता है। इंडिया के लिए माइनस है, अभी देखेंगे वो कैसे। समझ आया? ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे सिटीजन्स ने बाहर पैसा कमाया है, एंड जो बाहर के लोगों ने इंडिया में पैसा कमाया है, उसको बाहर करो, बाहर का पैसा अंदर लाओ, ये आपका नेट बनेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो किसके साथ? आपको मिलेगा जीएनपी। समझा? अब हम देखेंगे ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या चीजें आती है। ये फॉर्मूला बनाओ, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्लस डालना, माइनस कहां डालना है मैं बताऊंगा, फिलहाल प्लस डालना। हम हमेशा इसमें प्लस ही करते हैं फॉर्मूलाज में। समझ आया सबको? अगर नहीं आया मैं 10 बार रिपीट करूंगा, बताओ। रिपीट करना है? ओके ओके। तो हमने देखा ना, इंडिया में जीडीपी, यहां पर सिटीजन्स एंड एलियंस ने जो प्रोडक्शन की, इसमें हमें सिटीजन्स की प्रोडक्शन इंडिया और इंडिया से बाहर जहां भी हुई है, यहां से जो प्रोडक्शन हुई है ये घर आएगा ना, इसमें से कुछ पैसा, ये हो गया इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये ऐड करना है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस क्या करना है? जो इन लोगों ने बाहर पैसा भेजा है ना, इनकम आउटफ्लो, जो इन लोगों ने बाहर पैसा भेजा है, इन दोनों का जो नेट होगा दैट विल बी नेट फैक्टर। कितना पैसा अंदर आया, कितना पैसा बाहर गया, वो नेट आपको देगा। इस नेट को ऐड करो किसके साथ? आपको मिलेगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इंडिया के लिए माइनस है। इंडिया के लिए माइनस है। इनकम ज्यादा आता है बाहर से हमें, तो बताऊंगा ना, वो रेमिटेंसेस। अब सबर रखो, रब करूं। तो अगर आपको बोलना है
GNP क्या होता है? इट इज GDP प्लस NFI. नाउ व्हाट इज दिस NFIA? NFIA क्या होता है? NFIA में तीन चीजें होती है. एक होती है रेमिटेंसेस, एक होता है वी कॉल इट इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक होता है एक्सटर्नल ग्रांट्स. These are the three things that form part of NFIA. यानी इंडिया में कौन सा पैसा अंदर आ रहा है और कौन सा पैसा बाहर जा रहा है. ये जो अंदर आ रहा है क्या मैं कह सकता हूं इट इज कैपिटल इनफ्लो, मनी इनफ्लो, और जो पैसा बाहर जाए दैट इज मनी आउटफ्लो. अब ये मनी इनफ्लो और आउटफ्लो तीन तरीके से होता है. किसी भी कंट्री के अंदर मनी इनफ्लो और आउटफ्लो तीन तरीकों से होता है. पहला क्या है? रेमिटेंसेस. व्हाट इज दिस रेमिटेंस? मैं लिखाऊंगा सारा, कुछ भी नहीं लिखना है. रेमिटेंसेस क्या होता है? जो इंडिया के सिटीजन्स है, एक तो इंडिया में काम करते हैं और इंडिया के सिटीजन्स बाहर भी काम करते हैं. जब वो बाहर काम करते हैं कुछ पैसा वैसा कमाते हैं, फिर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं, ठीक है ना. इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया की किसी कंपनी में वहां पैसा कमाया, घर जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करी, है ना. बाहर लंदन में फ्लैट खरीदना तो बहुत मुश्किल है, इंडिया में फ्लैट खरीदना काफी आसान है. थोड़ा सा बहुत पैसा 10-20 लाख रुपए जमा हो गए तो आ गए दिल्ली के शादीपुर एरिया में तो एक फ्लैट खरीद लिया सस्ते में, तो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, बाहर पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी यहाँ बना रहे हैं. होता है ना ऐसा. जैसे सपोज एक कश्मीरी जो बाहर काम करते हैं दिल्ली वगैरह में या इनफैक्ट बाहर भी, वो क्या करते हैं वहां पैसा कमाते हैं और कश्मीर में लेते हैं ना 100-200 कनाल जमीन खरीद के रखते हैं. तो ये वो लोग वहां पे काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट यहाँ करते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वो लोग घर भेजते हैं. फाइन, यह मनी इनफ्लो हो रहा है ना. लेकिन बाहर के लोग एलियंस इंडिया में भी कुछ काम कर रहे होंगे, इंडिया में भी वो एम्प्लॉय होंगे, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में. वो लोग यहां से भी कुछ पैसा बाहर दे रहे होंगे एज रेमिटेंसेस. तो रेमिटेंसेस अंदर भी आती है और रेमिटेंसेस बाहर भी जाती है. अंदर कौन लाएगा? जो हमारे सिटीजन बाहर है. बाहर कौन भेजेगा? जो उनके सिटीजन हमारी कंट्री में है. तो वो लोग जो यहां पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वो घर भेजेंगे, है ना, अपनी फैमिली को अपने मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. तो रेमिटेंसेस में इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है. लेकिन इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसेस अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019. उन्होंने उसमें बोला इंडिया में जो मनी इनफ्लो हुआ है रेमिटेंसेस का, दैट इज एट द टॉप. $80 बिलियन का मनी इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है. कौन सा अंग्रेज इंडिया में आकर काम करेगा, है ना. इंडिया में कौन काम करते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हंगरी पीपल, पुअर पीपल. लेकिन बाहर की कंट्रीज में उनको इंडिया अच्छा मार्केट है प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए वो लोग नहीं आते. वो लोग बस अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करके बाहर ले जाएंगे पैसा. FPI बोलते हैं इसको. यहाँ पे शॉर्ट में हम देख रहे हैं कि वो लोग पैसा जो हमारे सिटीजन बाहर काम कर रहे हैं $80 बिलियन उन्होंने घर भेजा है और इंडिया से कम ही पैसा बाहर गया है. तो हमारा जो रेमिटेंसेस में है, रेमिटेंसेस में हमारा नेट इनफ्लो कितना हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो रेमिटेंसेस में हमारा नेट इनफ्लो क्या है? पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव रहा है. बताइए इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस कहां से मिलते होंगे? गल्फ. पहले 1990 से पहले बिफोर द गल्फ वॉर हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस गल्फ से मिलती थी. बट जैसे ही वहां गल्फ वॉर शुरू हुआ, वहां के लोग जो हमारे लोग वहां काम करते थे उन्होंने शिफ्ट किया वहां से रेमिटेंसेस बहुत कम हो गई. शुरू में वहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आती है. आज हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस US और कनाडा से आती है. ठीक है, यहां से हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस. हमारे लोग कनाडा क्या है? कनाडा बोलते हैं ये दूसरा पंजाब है ना. तो यहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं वो घर जो पैसा भेजते हैं, कंटिन्यूसली पैसा भेजते हैं, और हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस US एंड कनाडा से आती है. ठीक है ना. इसके बाद दुनिया की सेकंड नंबर पे जो रेमिटेंसेस ले रही है वो कौन होगा? दैट इज चाइना. चाइनीज पीपल हर जगह दिखेगा आपको, है ना. दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का
चाइना में ये लोग दुनिया भर में काम करते हैं और घर पैसा भेजते रहते हैं। तो चाइना कभी इंडिया से आगे होता है रेमिटेंसेस में, कभी इंडिया इससे आगे हो जाता है। तो मोरलेस ये दोनों टॉप पर होते हैं हमेशा, चाइना और इंडिया। यहां पर चाइना में भी बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते हैं अपना घर पैसा भेजते हैं एज रेमिटेंस। चाइना के रेमिटेंसेस भी हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है ना, लिखो लिखो। तो क्या देख रहे हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस एनएफआई। एनएफआई का पहला हिस्सा। नंबर 2 है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स। समझेंगे, मैं लिखाऊंगा। यहां पर हम देख रहे हैं अब इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? सपोज इंडिया ने बाहर से कोई लोन लिया है, क्या लिया है? बोरोइंग की है। फाइन। जब गवर्नमेंट बाहर से बोरोइंग करती है वी कॉल इट अ सॉवरेन लोन। क्या उन्होंने एक सॉवरेन अथॉरिटी, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लोन फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड अ सॉवरेन लोन। लेकिन अगर इंडिया के अंदर अब प्राइवेट कंपनीज है जो बाहर से लोन लेगी, वी कॉल इट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है ना, तो दोनों बोरोइंग्स हो सकती है, या तो गवर्नमेंट लोन लेगी बाहर से या फिर कौन लेगा? प्राइवेट कंपनीज। फाइन। तो दोनों सूरतों में हम रखेंगे बाहर से लोन लिया जा रहा है। फाइन। जब भी आप लोन लेते हैं आपको बाहर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो आपको मनी आउटफ्लो करती है इकोनॉमी से, है ना। आपने लोन लिया, बाहर इंटरेस्ट जाएगा। लोन जितना लिया है वो तो वापस देना ही पड़ेगा। फाइन। आपने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, ये 100 करोड़ रुपए वापस देना है, प्लस 10 करोड़ रुपए का जो इसमें इंटरेस्ट चढ़ा होगा इतने साल में। तो लोन अमाउंट तो वापस ही जाएगा क्योंकि वो उन्हीं का पैसा है, और यहां से और क्या वापस जाएगा? इंटरेस्ट। फाइन। तो जब भी लोन आता है तो हम समझते हैं कि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। ध्यान से सुनना, जब भी लोन इंडिया के अंदर आता है हम समझ रहे हैं इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। जाएगा ना, लोन भी तो वापस जाएगा और इंटरेस्ट भी वापस जाएगा। फाइन। तो इंडिया जब भी लोन लेता है तो इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो होता है। फाइन। और इंडिया जब लोन देगा, जब इंडिया लोन, तो बाहर से कैपिटल इनफ्लो होगा, है ना, बाहर से इंटरेस्ट कमाएंगे। तो इंडिया में जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट से पता है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये भी तो मनी इनफ्लो और मनी आउटफ्लो हो रहा है ना, ये भी क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा लोन ज्यादा लेता है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेट बोरोवर। इंडिया ने बहुत सारे लोन्स लिए हैं, खासकर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बहुत सारे लोन्स लिए हैं, तो इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो होता है। हमारा ज्यादा पैसा बाहर जाता है और कम पैसा अंदर आता है। आपने सिर्फ 100 करोड़ रुपए का कैपिटल इनफ्लो किया है, 120 करोड़ का मनी आउटफ्लो हुआ है, तो -20 करोड़ का आपका डेफिसिट है ना। तो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी क्या है? इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेट बोरोवर। इसीलिए इंटरेस्ट पेमेंट्स में हमारा जो आता है वो क्या होता है? हमेशा हमसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में, ज्यादा पैसा बाहर जाता है और कम पैसा अंदर आता है। समझा? हमने अपनी पूरी हिस्ट्री में अभी तक इंडिया ने, यहां पर एक ये चीज याद रखना, जो अभी मैंने कहा ना, जब लोन लिया जाता है बाहर से, हमने लोन्स लिए हैं हमेशा। हमने बीओपी क्राइसिस के वक्त 1991 में जब क्राइसिस हुआ, हमने आईएमएफ से लोन लिया। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 1966 में भी लोन लिया, 1991 में लोन लिया। हमने आईएमएफ से बहुत सारे लोन्स लिए हैं, है ना, आईएमएफ से लोन्स लिए हैं। लेकिन आईएमएफ आपको लोन क्यों देता है? अगर आपकी इकोनॉमी में क्राइसिस होता है, कभी क्राइसिस यानी आपकी इकोनॉमी में फॉरेक्स काफ़ी कम हो जाता है, डॉलर काफ़ी कम हो जाता है, तो आईएमएफ से लोन आता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने खर्चे के लिए, फॉरेक्स के लिए नहीं, अपने खर्चे के लिए अभी तक कभी लोन नहीं लिया है हमने। ठीक है, हमने लोन लिया है बहुत सारा। 1991 में जो आईएमएफ से लोन लिया वो आईएमएफ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लोन था। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि हम 14 दिन तक इंपोर्ट कर पाए बाहर से, इतना पैसा भी नहीं था। अगर 14 दिन के लिए आपके पास था पैसा, 14 दिन के बाद सारा का सारा इंपोर्ट बंद हो जाता क्योंकि पैसा ही डॉलर नहीं था। हम गए आईएमएफ के पास और आईएमएफ से सबसे बड़ा लोन लिया अभी तक की हिस्ट्री में, और ताकि हमारे पास फॉरेक्स बढ़े, है ना, फॉरेक्स बढ़े, डॉलर शॉर्ट में डॉलर बढ़े, ताकि डॉलर जब आएगा तभी तो इंपोर्ट कर पाओगे। लेकिन गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए जो यहां पर खर्चा करना है उसके लिए हमने कभी भी लोन नहीं लिया है। रिमेंबर दिस पॉइंट। इसको हम कहते हैं सॉवरेन लोन्स। क्या कहते हैं? सॉवरेन लोन्स। हमने कभी लोन नहीं लिया है गवर्नमेंट के अपने खर्चे के लिए। हाँ, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की है। गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए इंडिया से ही लोन लेती है, लेकिन बाहर से लोन
इसको हम मार्केट बोरोइंग कहते हैं। जब गवर्नमेंट को अपना खर्चा ज्यादा हो जाता है तो उसको पैसा चाहिए, वो इंडिया में ही पैसा उठाती है, इंडिया के मार्केट से पैसा उठाती है, बैंक से पैसा लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर। तो इंडिया को जब पैसा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, वो इंडिया के मार्केट से उठाता है, बाहर से नहीं लाता। बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होती है, प्राइवेट कंपनीज बाहर से पैसा लाती है। समझा? एक चीज याद रखना, बीजेपी के आने के बाद दे आर प्लानिंग टू गिव सॉवरेन लोन्स नाउ। अब वो बाहर से पैसा रेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए अब बाहर से लोन लेना चाहते हैं। इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट इकोनॉमी हैज प्लंज्ड इनटू रूइंस। अब आपको पैसे अपने खर्चे के लिए बाहर से पैसा लाना है, ठीक है? इसको हम सॉवरेन लोन बोल रहे हैं। देयर इज डिस्कशन हैपनिंग ऑन इट कि कैसे किया जाए। उसमें मसाला बॉन्ड्स वगैरह बेचकर हम बाहर से पैसा लाते हैं, खासकर लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। अब ये समझ आ नेगेटिव? ओके। अब क्या है? एक्सटर्नल ग्रांट। एक्सटर्नल ग्रांट क्या होता है? सिंपली ये लोन नहीं होता है, कोई कंपनी आपको ग्रांट दे देती है ना? ऐसी कोई ग्रांट दे दिया, सपोज फॉर एग्जांपल सऊदी अरब ग्रांट देता है, से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को, है ना? एक तो लोन देता है, लोन तो वापस चुकता करना है इंटरेस्ट के साथ, लेकिन एक क्या होता है? ग्रांट्स इन एड्स। फाइन, ये ग्रांट क्या होता है? इस पे वापस चुकताई नहीं होती, ठीक है ना? आपको ग्रांट दे दिया, ये क्यों कोई कंट्री किसी को ऐसे ही पैसे दे देगी? अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। क्या? अपना सॉफ्ट पावर। एक दो टाइप के पावर्स होते हैं, एक हार्ड पावर और एक हार्ड पावर होता है जब आप मिलिट्री, आपके पास डिफेंस काफी कमाल का हो, आपके पास एक हार्ड पावर है। दूसरा, जब आपके पास पैसा होता है, आप कंट्रीज को पैसा देते हैं, आपको कभी पैसा जरूरत पड़ता है, सपोज आपने किसी हमसाये से पैसे लिए 1-2 लाख रुपए, वो आपको कभी पैसे मांगेगा भी नहीं, लेकिन आपके दिल में हमेशा होता है कि भाई इसने मुझे पैसे दिए, है ना? तो उसका सॉफ्ट पावर आप पे हमेशा रहता है, दबदबा रहता है हमेशा। ऐसे ही चाइना का क्यों हमेशा दबदबा है पाकिस्तान पे? चाइना ने बहुत सारा सॉफ्ट लोन दिया है, किसको? पाकिस्तान को। सऊदी अरब के खिलाफ क्यों नहीं पाकिस्तान बोल पाता कुछ, है ना? सऊदी अरब, मैंने कहा ना, इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज इजराइल विद इन फ्यू ईयर्स। हम देखेंगे 5 साल के अंदर मैक्सिमम सऊदी उसको कर लेगा रिकॉग्नाइज। पाकिस्तान की चूं नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि सऊदी का काफी सॉफ्ट पावर है पाकिस्तान पे। सऊदी ने बहुत मदद की है पाकिस्तान को जब उनको जरूरत थी। जब आपको पाकिस्तान को वो बनाना था ना, वो बॉम्ब बनाना था, वो पैसा उसके लिए सऊदी से आया है, सऊदी ने फंडिंग की थी उसकी। पर अब्दुल कादिर ने जो कांड किया था, पता है आपको? जिसने ना वो बनाया था, जिसने वो डिजाइन किया था। अच्छा, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल ग्रांट्स क्यों दिए जाते हैं? अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। बताइए, एक्सटर्नल ग्रांट्स इंडिया में ज्यादा आते होंगे या इंडिया से ज्यादा जाते होंगे? आते होंगे। अब सी, जब तक इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था 1990s तक, है ना? 1990s तक वी वर क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना? क्लोज्ड सिस्टम में हमें बाकियों के साथ कोई लेना देना नहीं था। हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा नहीं थे, हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं थे। हम अपने आप पे फोकस करते थे, कैसे अपनी सेल्फ रिलायंस बढ़ाना है। तो उस वक्त तक बाहर से बहुत सारे ग्रांट्स आ रहे थे। कब तक? 1990s तक। क्यों? क्योंकि हमने उस वक्त तक डिसाइड नहीं किया था हम कौन सा ब्लॉक एक्सेप्ट करने वाले। बिकॉज आजादी के बाद ही हमने कौन सी मूवमेंट लॉन्च की थी? नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमने कहा ना ही हमें यूएस के ब्लॉक में जाना है, ना ही हमें यूएसएसआर के ब्लॉक में जाना है। यही 2 ब्लॉक्स थे ना, ना ही यहां जाना है ना ही यहां जाना है। हम नॉन अलाइंड रहेंगे, है ना? हम नॉन अलाइंड रहेंगे। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग हमें ग्रांट्स देते थे ताकि हमारी इंक्लिनेशन इनकी तरफ जाए। लेकिन 1990s में क्या हो गया? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके 16 देश बन गए, यूएसएसआर खत्म हो गया। अब हमने देखा बाहर से जो ग्रांट्स आ रहे थे वो क्या हो गए? कम हो गए ग्रांट्स। और 1990s में ही इंडिया क्या बन गया? अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन शुरू की ना अंडर एलपीजी। तो हमने ग्लोबलाइजेशन के तहत अब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहा बाहर के देशों में, और 1990s में हमने अच्छा काम भी किया, अच्छे पैसे कमाए। तो 1990s के बाद इंडिया से एक्सटर्नल ग्रांट्स बाहर ज्यादा गए हैं। 1990 से पहले ज्यादा अंदर आते थे, 1990s के बाद अब बाहर ज्यादा जा रहे हैं। तो अभी की हालत यह है, इस वक्त अभी इंडिया ज्यादा ग्रांट्स बाहर देता है और कम ग्रांट्स अंदर लेता है। समझ आ रहा? तो यहां पर ये भी हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव?
जाता है तो ज्यादा ग्रांट्स बाहर जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव? नेगेटिव है ना। आपका जीडीपी जो है वो तो है ही, आपके एनएफआईए में रेमिटेंसेस क्या है इंडिया के लिए, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है, ये भी क्या है। अब इसका टोटल नेट जो होगा वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इन इंडियाज केस इट इज नेगेटिव। इन इंडियाज केस इट इज, यानी इंडिया से ज्यादा पैसा बाहर जाता है और कम पैसा अंदर आता है। समझ आ रहा है? बिकॉज हम ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं बाहर। अब हमने एक्सटर्नल ग्रांट भी देना शुरू किया, लेकिन जितनी हमें रिमिटेंसेस आती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती कि इंटरेस्ट पेमेंट को टच कर पाए। ठीक है ना। और इतना ही नहीं हम करते, मनी आउटफ्लो में तो और भी चीजें आती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम रॉयल्टी देते हैं, आपने बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, उस पर हर टेक्नोलॉजी पे आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। ठीक है ना। वो सब तो छोड़ो, अब शॉर्ट में आपको ये समझना है कि एनएफआईए जो इंडिया का है वो क्या है, उसका नेट नेगेटिव है। ठीक है, उसका नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स इन द रॉयल्टी ऑन टेक्नोलॉजी दैट इंडिया पेज। ओके, because in India's case it has always been negative. In India's case it has always been negative. In India's case it has always been, therefore अब बताओ जीएनपी इंडिया के लिए क्या होगा, जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, समझा? ओके, बनाओ फॉर्मूला। क्या मैं कह सकता हूं, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है दैट इंडियाज जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। ट्रू और फॉल्स? इंडियाज जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी, है ना? ट्रू। जीडीपी से जब निकालेंगे ये छोटा रहेगा ना फिर, तो इंडियाज जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। समझा? क्यों रिपीट करूं? है ना, जब इसमें ये निकलेगा, सपोज यहां पर आपका 100 करोड़ का जीडीपी है, माइनस 20 करोड़ का नेट फैक्टर इनकम बाहर गया, आपके पास कम ही बचेगा ना, 80, तो जीएनपी कम हो गया जीडीपी से, हमेशा कम था। अब देखिए यहां पर एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल क्या मैं कह सकता हूं, ऐसे ये स्टेटमेंट क्या मैं कह सकता हूं कि आज के ज़माने में एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जब हर एक देश दूसरे देश में, हर एक देश के सिटीजन्स बाकी के देशों में काम करते हैं, क्या मैं कह सकता हूं एक कंट्री का जीडीपी दूसरी कंट्री का जीएनपी हो सकता है। एक कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है, जो उस कंट्री का जीडीपी है, वो किसी और कंट्री का जीएनपी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कार्स, है ना, ऑटोमोबाइल्स कार्स। तो जर्मन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर एग्जाम्पल कोई, ये जर्मनी की है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करती है कहां, यूनाइटेड स्टेट्स में। फाइन, तो यूनाइटेड स्टेट्स की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जर्मनी की कंपनी क्या प्रोडक्शन कर रही है, तो ये यूएस के जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन ये कंपनी कहां की है, जर्मनी की, तो इसका पैसा जर्मनी के जीएनपी का हिस्सा होगा कि नहीं? ठीक है ना। सो वन कंट्रीज जीडीपी इज अनदर कंट्रीज जीएनपी। समझा? व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज इट्स अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी नाउ। हर कंट्री में लोग अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, तो वहां पे जो प्रोडक्शन होगी वो उधर का जीडीपी होगा, लेकिन हमारा जीएनपी होगा। ठीक है ना, समझा? देखो पॉइंट। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, one country's GDP is another country's GNP. One country's GDP is another country's GNP.